Hello everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India। बच्चों आज ग्रेविटेशन चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है कैपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यानी प्लैनेट्स के मोशन से रिलेटेड, उनके मूवमेंट से रिलेटेड जो कैपलर ने लॉज दिए थे, 3 लॉज दिए थे उन्होंने, वो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे थोड़ी सी हिस्ट्री किसके बारे में? अपने सोलर सिस्टम के बारे में। जैसे आज तो हमें पता है कि सन सेंटर में है और बाकी प्लैनेट्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। लेकिन पास्ट में अगर हम जाएं तो बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर ने अपनी अपनी थ्योरीज प्रेजेंट की थी कि किस तरह से प्लैनेट्स की, सन की अरेंजमेंट है। तो पहले हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो टॉलेमी, जो कि एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे अपने टाइम के, इन्होंने एक थ्योरी प्रेजेंट की जिसको इन्होंने जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा। जियो का मतलब होता है अर्थ और सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर में, तो नाम से ही इस थ्योरी के बारे में पता चल गया। तो इन्होंने बोला कि सेंटर में अर्थ होती है और बाकी प्लैनेट्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। इवन सन भी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। बहुत दिनों तक ये थ्योरी चली भी। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, एक और एस्ट्रोनॉमर आए, निकोलस कॉपरनिकस। ये भी अपनी थ्योरी को लाए। ठीक है, इन्होंने जो टॉलेमी की थ्योरी थी उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया और अपनी थ्योरी यानी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी प्रेजेंट की। इस थ्योरी के नाम से ही पता चल रहा है, हेलियो का मतलब होता है बेटा सन, तो सन सेंटर में है, तो ये तो बिल्कुल वैसी ही थ्योरी है जैसी हम लोग आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि सन सेंटर में है और बाकी प्लैनेट्स जो है, हमारी अर्थ भी, सब के सब उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इन तक ही बात रुकी नहीं, बाद में और भी साइंटिस्ट आते रहे, अपनी अपनी थ्योरीज प्रेजेंट करते रहे। जैसे नेक्स्ट आए थे टाइको ब्राहे। तो इन्होंने दोनों की थ्योरीज को मिक्स कर दिया। जैसे टॉलेमी ने क्या कहा, अर्थ सेंटर में है, प्लैनेट्स और सन उसका चक्कर लगाते हैं। निकोलस ने क्या कहा कि सन सेंटर में है, प्लैनेट्स सब उसका चक्कर लगा रहे हैं। इन्होंने मिक्स कर दिया और बोला कि जो सन है वो अर्थ का चक्कर लगाता है और बाकी प्लैनेट्स वो सन का चक्कर लगाते हैं। अगर बाकी प्लैनेट्स के हिसाब से कहें तो सन सेंटर में है, ठीक है, और अगर सन के हिसाब से कहें तो अर्थ सेंटर में है। तो दोनों की थ्योरी मिक्स हो गई। लेकिन ये भी नहीं चली। बाद में जब गैलीलियो गैलीली ने अपने टेलीस्कोप से बताया, भाई इन्होंने अपना ही टेलीस्कोप बनाया और देखा, ऑब्जर्व किया प्लैनेट्स को, सोलर सिस्टम को, तब इन्होंने निकोलस को सही ठहराया, गैलीलियो गैलीली ने। तो उसका जो क्रेडिट है वो हम लोग गैलीलियो गैलीली को कहेंगे कि आज जो हम अपना सोलर सिस्टम की इमेज अपने माइंड में बनाते हैं या फिर जो सैटेलाइट्स हमें दिखाती हैं, वो इन्हीं की वजह से प्रूव हो पाया है। वरना उससे पहले तो हम, क्योंकि कुछ लोग तो मानते थे टाइको की थ्योरी को, कुछ लोग मानते थे टॉलेमी की थ्योरी को, कुछ लोग निकोलस की थ्योरी को, तो उन सब को बाय प्रूफ जो दिखाया वो गैलीलियो गैलीली ने दिखाया। अब हम लोग शुरू करते हैं प्लैनेट्स के मोशन के से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर हम कैपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन देखें, यानी प्लैनेट किस तरह से मोशन में आते हैं, किस तरह की मोशन को शो करते हैं जब वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो 16th सेंचुरी में सर जॉन कैपलर ने ये लॉज दिए थे 3। ठीक है, 3 लॉज हैं इनकी। बहुत ज़्यादा पैशनेट एस्ट्रोनॉमर थे। रात को जागकर ये पूरा टाइम स्काई की तरफ देखते रहते थे, आसमान को देखा करते थे, स्टार्स की मूवमेंट, जो प्लैनेट्स हैं उनकी मूवमेंट, यानी पूरा टाइम इनका सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट्स की खोजबीन में निकल जाता था। ठीक है, तब इन्होंने ये लॉज दिए। हालांकि ये थियोरेटिकल एक्सप्लेन नहीं कर पाए उनको, वो किसने किया था? न्यूटन ने। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन ने उनकी थ्योरी को, उनकी समरी को एक्सप्लेन करके बताया। जो लॉज कैपलर ने दिए थे आज भी एप्लीकेबल है। ठीक है, आज भी कोई ड्रॉबैक हम लोग नहीं देख सकते कैपलर के लॉज ऑफ मोशन। अब अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें तो कैपलर ने अपने फर्स्ट लॉ में उस पाथ के बारे में बताया है जिसमें कि प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमारे पास ये सर्कल है, सर्कल से तो हम सब लोग फेमिलियर हैं। सर्कल होता है, उसके जो सेंटर है उसके बीचों बीच, जिसे हम फोकस भी बोलते हैं। ठीक है, फोकस, और उस
फोकस से या उस सेंटर से अगर हम सर्कल के सरकमफ्रेंस पर कहीं भी कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या कहलाती है ये? रेडियस, है ना। तो कोई भी अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करें सर्कल के सेंटर से लेकर और सरकमफ्रेंस पर, तो जो रेडियस होगी ना हर बार वो उतनी ही होगी भाई, सेम ही होगी, है ना। सर्कल में कहीं भी ले लो, कोई भी लाइन ले लो, रेडियस सबकी बराबर होती है ना। तो ये जो हमारी मूवमेंट है प्लैनेट की, वो एक सर्कुलर पाथ में नहीं होती है, ठीक है, जहाँ पर रेडियस बराबर है, बल्कि उसके लिए एक दूसरी तरह की पाथ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिप्टिकल पाथ, ठीक है। ये एलिप्स बनाती है, ओवल शेप में बोलते हैं इसको, लेकिन वो थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो जाता है। तो वैसे अगर साइंस की लैंग्वेज में बोलेंगे ना इसको, तो एलिप्टिकल पाथ होती है जिसके चारों तरफ प्लैनेट मूव करते रहते हैं। जैसे हमारी अर्थ है, हमारा जो और बाकी प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। अब ये जो एलिप्टिकल पाथ है, इसमें एक सेंटर नहीं होता जैसे कि सर्कल में होता है। सर्कल में तो एक सेंटर है ना, और हर बार रेडियस बराबर है। इस एलिप्टिकल पाथ में दो सेंटर होते हैं, दो फोकस होते हैं। ऐसा समझो कि दो सर्कल थे, आपस में फ्यूज हो गए। आपस में फ्यूज होकर जब एक शेप बनाई तो वो शेप निकली किसकी? इस एलिप्स की, इस एलिप्टिकल पाथ की, ठीक है। और ये जो सेंटर है दोनों इस एलिप्टिकल पाथ के, उनको कहा जाता है फोकस। अगर एक की बात करेंगे तो फोकस, और अगर दो की बात करेंगे प्लूरल सेंस में कहेंगे तब हम उसको फोकाई कहते हैं, ठीक। तो फोकाई प्लूरल वर्ड है, फोकस सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया, कैपलर ने अपने फर्स्ट लॉ में, कि ये जो दोनों फोकस है ना F1 और F2, इनमें किसी एक पर सन सिचुएटेड है, सन लोकेटेड है, ठीक है। तो किसी भी एक पर सन है और तब प्लैनेट उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो ये बात उन्होंने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कही थी। अब ये जो लाइन है जो बीचों बीच जो हमारे फोकस हैं उनसे होकर गुजरती है, उस लाइन को कहा जाता है मेजर एक्सिस, ठीक है। एक एलिप्स का सबसे लंबी लाइन है बीचों बीच, है ना। जैसे कि सर्कल में डायमीटर होता है, ऐसे ही इसमें भी है ये। और अगर हम एक वर्टिकल लाइन, पहले तो हॉरिजॉन्टल बोली थी जिसको हम मेजर एक्सिस कह रहे थे, अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तब उसको कहा जाता है माइनर एक्सिस। तो ये लाइन हम लोग किस लिए ड्रॉ कर रहे हैं? ये 11th में भी आप कैपलर के लॉज पढ़ोगे, उस वक्त में डेरिवेशन वगैरह करनी होंगी। तो मेजर एक्सिस पर, माइनर एक्सिस पर आप लोगों को लेंथ और जो एरिया वगैरह है वो लेना पड़ेगा, तब ये हेल्प करेगी, ठीक है ना। तो वो माइनर एक्सिस हो गई, जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है ऊपर नीचे, वो सेंटर से होकर नहीं गुजर रही है। और मेजर एक्सिस हो गई जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, डायमीटर की तरह जो हम लोगों ने इसका दिया है, ठीक है। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं कि फर्स्ट लॉ में एक्चुअल में हुआ क्या है, कहा क्या है, ठीक है। तो बोला है कि प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, बिल्कुल हम लोग अभी पढ़ ही चुके हैं, अराउंड द सन, एंड सन इज वन ऑफ द टू फोकाई ऑफ द ऑर्बिट। ये जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है इसमें प्लैनेट्स मूव करते हैं और सन दोनों में से एक फोकाई पर है। मतलब ऐसा एक्चुअल में होता है, ठीक है। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इसी तरह से मूव करते हैं, एक ओवल शेप वाली पाथ में, एक एलिप्टिकल पाथ में, एक एलिप्स में मूव करते हैं, ठीक है। तो आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम कैपलर का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे तो उसमें उन्होंने बताया है कि कोई भी प्लैनेट जब सन के चारों तरफ मूव करता है तो वो इक्वल एरिया कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कैसे? एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारा एक प्लैनेट है जो कि मूव कर रहा है एलिप्टिकल पाथ में सन के चारों तरफ। है वो कहाँ पर? पोजीशन ए पर। भाई एरिया हम लोगों को फाइंड करना है ना, दोनों का मैच करेंगे हम अलग अलग पोजीशन देकर। तो पोजीशन ए पर है हमारा प्लैनेट, तो क्या करेंगे हम एरिया देखने के लिए? लाइन खींचते हैं जो प्लैनेट है और सन है उनके बीच में, पोजीशन ए और सन के बीच में एक लाइन ड्रॉप कर ली, ताकि हम देखें कि जब प्लैनेट मूव करेगा तो वो कितना एरिया स्वीप करता है, कितना एरिया कवर करता है, ठीक है। और ऐसा हम एक दिन ऑब्जर्व करके देखेंगे, है ना। पूरा एक दिन हमने लगाया ऑब्जर्व करने में कि प्लैनेट ए पोजीशन से
पोजीशन बी पर कैसे पहुंच रहा है और कितना वो एरिया कवर कर रहा है। तो पोजीशन ए से अगर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, आप बी से, बी और सन के बीच में लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि हमारा ये जो पूरा एरिया है ये निकल कर आ सके जहाँ पर प्लैनेट आया है। ठीक है, एक दिन में हमने इतना एरिया ऑब्जर्व किया। दूसरा, भाई कंपेयर करेंगे ना हम कि वो इक्वल एरिया कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में या नहीं। तो दूसरी हम अलग पोजीशन देखेंगे, यानी अब एक और दिन हम लोग लगाएंगे ऑब्जर्व करने में। इस बार प्लैनेट हमारा ए डैश पोजीशन पर है। फिर से लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे ताकि पता चले कि कितना एरिया स्वीप किया है। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर ली, एक दिन पूरा बैठे ऑब्जर्व किया तो प्लैनेट अपनी जगह से मूव किया। हम लोग देखें कितना एरिया स्वीप किया है ना। ये लाइन हो जाएगी उस एरिया को, ये मिडिल, ये जो बीच में लाइन है, ये जो बीच में पार्ट है वो बताएगा एरिया को। तो हमने पाया कि ये जो A1 है ना, ये एरिया कहाँ से, A, B और सन के बीच का जो एरिया है, और A डैश, B डैश और सन के बीच का एरिया जिसे हम A2 कह रहे हैं वो बराबर होता है। क्यों बराबर है? हमने बोला ना इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो टाइम तो इक्वल है तो एरिया भी तो इक्वल होगा। तो ये बोला था कैपलर ने अपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर A1 और A2 बराबर है। अब इससे हम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रहा है। कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है? जब कोई भी प्लैनेट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है ना। तो यहाँ पर आप डिस्टेंस देखो, ए बी के बीच की डिस्टेंस देखो और ए डैश और बी डैश के बीच की डिस्टेंस देखो, काफ़ी फर्क है ना। तो यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है प्लैनेट की। प्लैनेट फास्ट मूव करता है कब? जब वो सन के पास होता है, जैसा कि ए और बी पोजीशन पर है, और स्लो मूवमेंट करता है कब? जब वो सन से दूर होता है, जैसा कि ए डैश और बी डैश पोजीशन पर है। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है? ये है ग्रेविटी की वजह से, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से, है ना। हमने पढ़ा है ना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, ये फोर्स जो लगता है बॉडीज के बीच में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर डिस्टेंस को ज़्यादा रखते हैं तो फोर्स कम लगेगा, और डिस्टेंस को जितना कम रखोगे फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो प्लैनेट है हमारा ए और बी, ये पोजीशन ऐसी हैं जो सन के पास है, डिस्टेंस बहुत कम है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, और उस ज़्यादा फोर्स की वजह से ज़्यादा मोशन होगा, इसलिए वो स्पीड के साथ एकदम जल्दी से वो यहाँ से गुजर जाते हैं। ठीक है, प्लैनेट जब वो सन के पास से होकर गुजरेगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें दूर की, देखो रेडियस वेक्टर कितना दूर है, ए डैश और बी डैश की बात करें तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो उस पर फोर्स कैसा लगेगा? कम, भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्स कम लगेगा तो मोशन भी धीरे 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 होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को कैपलर के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से पढ़ने को मिला। अब देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। तो उन्होंने बोला है कि ईच प्लैनेट revolve around the sun in such a way that the line joining the planet to the sun sweeps over equal area in equal interval of time। जो लाइन ज्वाइन करती है ना प्लैनेट और सन को, वो लाइन इक्वल एरिया कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो किसी भी पॉइंट पर हम लोग अगर लाइन खींचेंगे ना, वो एरिया इक्वल ही होगा अगर टाइम का इंटरवल इक्वल है। तो बस वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी, और इसका मतलब निकल कर आया कि प्लैनेट्स मूव्स फास्टर व्हेन दे क्लोज टू द सन एंड स्लोअर व्हेन दे फार फ्रॉम द सन। ठीक है, आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। किसी को भी कोई भी डाउट है सो यू आर फ्री टू आस्क, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थर्ड लॉ की अगर हम बात करें कैपलर की, तो इन्होंने अपने इस लॉ में रिलेशन बताया है दो क्वांटिटीज के बीच में, डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, तो अभी तक जितने भी लॉज हमने देखे, देखो फर्स्ट लॉ में तो उन्होंने अपना पाथ के बारे में बताया था कि एलिप्टिकल पाथ है, एलिप्स है जिसमें मूव करेगा प्लैनेट सन के चारों तरफ। ठीक है, दूसरे लॉ में उन्होंने बताया कि
टाइम के साथ साथ जो एरिया कवर करता है वो बिल्कुल इक्वल होता है ना। तीसरा जो लॉ है वो डिस्टेंस और टाइम के बीच में है, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो रिलेशन है। अच्छा, ये डिस्टेंस कौन सी है? जो प्लैनेट की डिस्टेंस है एक्चुअल में सन से, ठीक है, सन से हम मेजर करेंगे प्लैनेट तक की डिस्टेंस को, तो उस डिस्टेंस के बीच में भाई तभी तो वही तो पाथ को डिटरमाइन करेगी। जैसे मरकरी है वो कम डिस्टेंस पर है सन से, वीनस है वो सेकंड नंबर पे आता है, अर्थ थर्ड नंबर पर आती है, नेपच्यून सबसे लास्ट में आता है, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। तो देखो उनका जो ऑर्बिट होगा भाई वो भी अलग अलग होंगे, एक ही ऑर्बिट में तो सारे प्लैनेट नहीं मूव करते ना। तो वो डिस्टेंस और टाइम, टाइम कौन सा? जो एक चक्कर लगाने में, पूरा एक रेवोल्यूशन करने में जो प्लैनेट लेता है ना टाइम, जैसे अर्थ की बात करें कितना टाइम लगता है उसको, तो उसे 365 डेज लगते हैं, ठीक है, 365 दिन में पूरा एक चक्कर लगाती है। तो उस टाइम के बीच में रिलेशन बताया है कैपलर ने अपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, और कहा है कि द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, ठीक है, जो डिस्टेंस है उसका क्यूब, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम इट टेक्स टू मूव अराउंड द सन। तो वो जो क्यूब है डिस्टेंस का, किसी भी प्लैनेट की सन से डिस्टेंस का जो क्यूब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के स्क्वायर के। तो ये उन्होंने अपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बताया था। आगे की क्लासेस में हम लोग पूरा डिराइव करेंगे कि किस तरह से ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ कांस्टेंट हम लोग लिख लेंगे प्रोपोर्शनल की जगह, ताकि हम बराबर का साइन लगा सकें। तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू कांस्टेंट और टाइम का स्क्वायर, बिल्कुल वैसा ही है ना। और अगर यहाँ से टाइम स्क्वायर को अगर हम अपॉन में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर क्यूब, यानी डिस्टेंस का क्यूब अपॉन टाइम का स्क्वायर, तो ये आ जाता है। अब यहाँ पर आर क्या है? मीन डिस्टेंस, ठीक है, मीन निकला हुआ है डिस्टेंस का फ्रॉम द प्लैनेट टू सन, और टी क्या है? टाइम पीरियड है प्लैनेट का, जो कि ये लेता है चारों तरफ उसके घूमने में, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। तो बस सिंपल से हमें ये ध्यान रखना है कि प्लैनेट की जो डिस्टेंस है हमें, जैसे अर्थ है, अर्थ की सन से जो डिस्टेंस है उसका क्यूब हम लोग देख लें, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? 365 का स्क्वायर, ठीक है, 365 का स्क्वायर के बराबर होगा, और एक्चुअल में ऐसा होता है। अब ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्लैनेट्स की डिस्टेंस और टाइम, ठीक है, अगर किसी भी प्लैनेट का हमें टाइम नहीं पता कि वो कितना टाइम लेता है या कितनी डिस्टेंस पर है, तो ये हम लोग मेजर कर सकते हैं इससे, कैपलर के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। तो आई होप आपको तीनों ही लॉज बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ़ नॉट तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना। थैंक यू।